नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपना इस यूट्यूब चैनल पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक आपने पिछले वीडियोज नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए और वहाँ से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो टर्म्स का यूज होगा वो कहीं ना कहीं पिछले वीडियो से रिलेटेड होगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आप टोटल वीडियो देखकर आने के बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ गए होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में कि कार्बोकैटायन होता क्या है। जब आप कोई अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, तो उसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। लेकिन मैं बात करता हूँ मीथेन का। अब मीथेन में और मिथाइल में दोनों में फ़र्क देखिएगा। मीथेन हो गया, मिथाइल हो गया, यहाँ पर मीथेन है और यहाँ पर आपको लिखा गया है मिथाइल। मीथेन से मिथाइल तक आने के लिए आपने क्या किया है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया है। आप मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिथाइल मिल जाएगा। जस्ट मीथेन ऐसे था, H था, S था, S था, S था, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है तो अपना इलेक्ट्रॉन को कार्बन के पास छोड़ करके गया है, जिसके वजह से आपको मिथाइल मिल गया है। इस चीज़ को ख्याल रखिए। दूसरा कंडीशन यह भी हो सकता है कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है तो अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन के पास छोड़ करके गया है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले करके निकल जाए तो कार्बन पर तो प्लस आ जाएगा। यानी कि अगर हम लिखना चाहेंगे दोबारा से तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ से H आएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यानी कि स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 प्लस, यानी कि कार्बन पर आ गया प्लस। तो इसी स्केलेटन, इसी स्ट्रक्चर, इसी फॉर्मूला को कहा जाता है कार्बोकैटायन। इसी चीज़ का नाम है कार्बोकैटायन। चूंकि इसमें कार्बन की संख्या एक है तो इसलिए इसको कहा जाता है मिथाइल कार्बोकैटायन। मुझे उम्मीद है कि आपको कार्बोकैटायन समझ में आया होगा। तो आपने कार्बोकैटायन के बारे में समझ लिया होगा। जब एल्केन में से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले करके चला जाता है तब कार्बन पर आ जाता है प्लस और उसको कहा जाता है कार्बोकैटायन। अब जरा देखते हैं रिएक्शन में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आखिर में कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को चेक कैसे करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हूँ, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगी 3, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या आई थिंक 3 होगा, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3, उसी प्रकार से यहाँ भी हाइड्रोजन का संख्या होगा 3, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया है जिसके वजह से इस पर आया है प्लस चार्ज। और यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या होगा 3, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगा 2 और यहाँ पर होगा 3। ओवरऑल मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ CH3 C प्लस CH3 CH3, और इस चीज़ को लिखा जा सकता है CH3 CH प्लस, और यहाँ से फिर लिखा जा सकता है CH3। इस चीज़ को लिखा जा सकता है CH प्लस और यहाँ से लिखा जा सकता है CH3। आइए जिस देखिए कार्बोकैटायन, इसको भी कहिएगा ये भी कार्बोकैटायन है और ये भी कार्बोकैटायन है, इसमें कोई शक नहीं है। कार्बन पर प्लस चार्ज है और एल्केन कैटेगरी का है, कार्बोकैटायन है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो इस कार्बन को कैटेगराइज करने के लिए
आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझना पड़ेगा, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख करके आइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर मैं डिग्री ऑफ कार्बन इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे स्टेबिलिटी आराम से समझ में आ जाएगा, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। सो देखते हैं, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, देखिए कि उस कार्बन का डिग्री कितना है। तो इस कार्बन का डिग्री है 3, क्योंकि यह कार्बन डायरेक्टली रूप से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। द कार्बन which is attached to directly how many carbons is said to be the degree of that carbon। मतलब कि जिस कार्बन का आप डिग्री निकालना चाहते हैं, आप देखिए कि वह कार्बन डायरेक्टली रूप से कितने कार्बन से अटैच्ड है। तो मुझे इस कार्बन का डिग्री चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटायन में जिस कार्बन पर प्लस आता है उसी के डिग्री के आधार पर कहा जाता है कि यह इस डिग्री का कार्बोकेटायन है। तो इस कार्बन के डायरेक्टली 3 अटैच्ड, मतलब कि यह कार्बन डायरेक्टली रूप से 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखिए, यह कार्बन जिस पर प्लस लगा हुआ है, यह डायरेक्टली रूप से 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको कहा जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और यह हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब कोई ऐसे भी रहता है, इसमें कार्बन का कोई डिग्री नहीं है, तो इसको डायरेक्टली हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन। अब देखिए, अब जब 1 डिग्री कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो चुकी है, तो अब हम स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है, यह इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो अब ज़रा हेडिंग डालिए, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट है, जो कि बहुत काम का चीज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IUPAC नेमिंग, प्लस में आइसोमेरिज्म, इन सभी चीज़ का यूज हुआ करता है, क्योंकि आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और अगर आपने रिएजेंट का ख्याल रख लिया तो भाई साहब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका है। जिस किसी ने भी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे IIT एस्पिरेंट हो, चाहे नीट एस्पिरेंट हो, चाहे बोर्ड एस्पिरेंट हो, जिसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि रिएजेंट का यूज क्या है, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको समझ में आ जाएगा। और इसके लिए IUPAC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि उसी को स्टीरियो कहा जाता है, इन सभी चीज़ों पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर इसी सब चैप्टर्स को बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मैं इस चीज़ को बार बार फोकस करता हूँ, क्योंकि 11th का यह लास्ट टॉपिक है और NCERT बहुत कम शब्दों में एक चैप्टर में इसको निपटा दी है। अब दिक्कत आ जाता है, बच्चा को हाइड्रोकार्बन भी नहीं पढ़ता है और आकर के 12th में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ने लगता है, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। अगर आप उस चीज़ को पहले से पढ़ करके आते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैक्सिमम 99.999999% स्टूडेंट का यही हाल होता है। और यही कारण होता है कि आप जिस किसी से भी पूछो, आपका कितना भी तेज स्टूडेंट क्यों ना हो, आप ज़रा पूछ करके देखना कि तुम्हारा ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसा है, ज़रूर बताएगा अपना दुख भरा कहानी, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप ऑर्गेनिक में रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन में जो चीज़ यूज होगा मैं उसी चीज़ को बताऊँगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरे वीडियोस को आप कम्प्लीटली फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100 अप टू 100 मार्क्स आ जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इस बात का मैं दावा करता हूँ। चाहे आप JEE का एग्ज़ाम दो, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर मैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि आपको कंप्लीट 100% हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन समझ में आएगा। उसके लिए जो करना पड़े सो मैं करूँगा। मुझे पता है कि कार्बोकैटायन 11th में पढ़ाना था, इंडक्टिव इफेक्ट 11th में पढ़ाना था, लेकिन नहीं, मैं तुरंत SN1 और SN2 को पढ़ाऊँगा अभी। इसके बाद मुझे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बताना है, लेकिन उसमें मुझे इस चीज़ का यूज आएगा, इसलिए मैं इसको पहले बता कर समाप्त कर दे रहा हूँ। एक तीर से दो निशाने। आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी समझ में आ जाएगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी भी समझ में आ जाएगा, उसके बाद से आपको रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ख्याल रख करके आगे चला जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। दरअसल इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई से सूचित करते हैं। आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट में एक होता है प्लस आई तो एक होता है माइनस आई। और इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ लगता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। और आप लोगों में से एक एक बच्चा जानता है कि पूरे केमिस्ट्री में, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि जिसके पास माइनस चार्ज आता है नॉर्मल तौर पर, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला गुण होता है। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, इन नॉर्मल बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल। एक्सपीरियंस से सभी पता चलता है कि हाँ, फ्लोरीन के ऊपर माइनस है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है, और बॉन्ड पेयर को खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। वही बात क्लोरीन में, वही बात ब्रोमीन में, वही बात आयोडीन में, वही बात नाइट्रेट में, वही बात सल्फेट में, वही बात फॉस्फेट में। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जरूर लगेगा। अब होता क्या है कि कुछ ग्रुप जो होते हैं वो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को, यानी कि बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि किसी एटम को अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जो खींच लेते हैं उसको कहा जाता है माइनस आई, और जो दे देता है उसको कहा जाता है प्लस आई। यानी कि इसको हम प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं, इसको माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, इथाइल ग्रुप, जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप, यानी कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो उसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। यह हमेशा प्लस आई को शो करता है। याद रखना इस बात को, हार्ड एंड फास्ट रूल है ये। और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, IIT JEE एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में इस सवाल को पूछा जा चुका है कि अल्काइल ग्रुप किस तरह के इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। अल्काइल ग्रुप ऑलवेज शो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि अल्काइल ग्रुप के पास ये प्रॉपर्टीज होता है कि वो क्या करे, अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। चलिए इस बात को हम इससे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और मिथाइल कार्बोकैटायन में अप्लाई करके देखते हैं। और आप इस बात को भली भली जानते हैं कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ सटा हुआ होता है तब हाइड्रोजन पर चार्ज आता है -1। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ सटा हुआ रहता है तब वहां पर हाइड्रोजन पर चार्ज आता है +1। चूंकि यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन सटा हुआ है, मिथाइल ग्रुप में कार्बन के साथ हाइड्रोजन सटा हुआ है, कार्बन खुद नॉन मेटल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर आएगा प्लस, यानी कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को अपने बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप अपने बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट कर देंगे। ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप अपने बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट कर देंगे। और इसी को कहते हैं कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि इस कार्बन और इस मिथाइल ग्रुप
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत बड़ा है, जिसके वजह से यहाँ पर आई लग रहा है, यहाँ भी आई लग रहा है, यहाँ भी आई लग रहा है। और दरअसल यह एल्काइल ग्रुप यह इस कार्बन को अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को देता है तब वहाँ पर आता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और किसी से ले लेता है तब वहाँ पर आता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन के पास यह गुण होता है कि वह किसी से भी इलेक्ट्रॉन को ले ले तो फ्लोरीन तो हमेशा माइनस आई को प्रदर्शित करेगा। वही बात यहाँ भी, तो यहाँ पर प्लस आई को शो कर रहा है, यहाँ भी प्लस आई को शो कर रहा है, और यहाँ भी प्लस आई को शो कर रहा है। चलिए अब इस बात को हम इस पर लगा करके देखते हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पर रखूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ भी प्लस आई है और यहाँ भी प्लस आई है। और चूंकि हाइड्रोजन भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए इफिशियंसी कम हो या ज़्यादा हो ये बाद की बात है, दे तो रहा है ना। इस बात की पुष्टि करना सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हाइड्रोजन कम से कम इस कार्बन को अपना बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दे करके हेल्प तो कर रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन भी प्लस आई शो किया। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस आई शो कर रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। +1 चार्ज है तो मतलब कहीं ना कहीं अपना बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। चलिए अब यहाँ पर इस कार्बन की बात की जाए तो फिलहाल में हाइड्रोजन यहाँ है और मिथाइल ग्रुप इसको देगा +I, और यहाँ से भी आएगा +I। अब चूंकि ये मिथाइल कार्बोकेटायन है तो 3 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ भी +I है, यहाँ भी +I है, यहाँ भी +I है। अब अल्काइल के तुलना में जो हाइड्रोजन का +I होता है वो बहुत कमजोर होता है। आप एक तरफ ले लीजिए मिथाइल को और एक तरफ ले लीजिए H+ को, एक तरफ आप ले लीजिए मिथाइल कार्बोकेटायन को, केवल मिथाइल ग्रुप लिखते हैं, केवल मिथाइल ग्रुप लिखते हैं, और एक तरफ ले लेते हैं हाइड्रोजन आयन को। तो हमको पता है कि मिथाइल ग्रुप भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है और हाइड्रोजन आयन भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। लेकिन जो मिथाइल का +I होता है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होता है, मच 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 ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ये किसका तुलना है? इंडक्टिव इफेक्ट का। जब इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना करते हुए हम इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा होता है, तो आइए इसमें कार्बन के पास 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यह कार्बन अनस्टेबल हो गया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा अष्टक पूरा हो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो, मैं स्टेबिलिटी को गेन कर जाऊं। बट इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस है। कार्बन रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा कि कोई तो मुझे मदद करो इलेक्ट्रॉन से। तो होता क्या है, मिथाइल ग्रुप इसको डोनेट कर रहा है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप इसको डोनेट कर रहा है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप यहाँ से डोनेट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। एक तो पहले से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ऊपर से ये तीनों मिलकर के उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो +I होता है ना उसको आप 0 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जितनी भी सारे घटनाएं होती है सब के सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। आप ना के बराबर मानिए। यहाँ पर इस कार्बन के स्टेबिलिटी को 3 मिथाइल ग्रुप मिल करके बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इस कार्बन के स्टेबिलिटी को 2 मिथाइल ग्रुप मिल करके बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इस कार्बन के स्टेबिलिटी को 1 मिथाइल ग्रुप मिल करके बढ़ा रहा है और यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। यानी कि देखिए इस कार्बन को भी क्राइसिस है, क्राइसिस इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है। ये भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बहुत अनस्टेबल अपने आप को फील कर रहा है। तो देखा गया कि इन अनस्टेबिलिटी में भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला,
क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए 3 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल अपने आप को फील करेगा। उसके बाद ये कम करेगा, ये कम करेगा और सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद होगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन और उसके बाद होगा मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप इन चीज़ों को आप रिवीजन कर लीजिएगा, बस इतना ही रिवीजन कर लीजिएगा, आगे का रिएक्शन आपको समझ में आएगा। और SN1 SN2 इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे बताना है कैसे नहीं बताना है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मुझे ये भी बताना है। तो ये सब मेरी जिम्मेवारी, बस आप वीडियो को फॉलो करते जाइए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।